ये आप सीख गए तो समझो जी, बैलेंस शीट वाली होल्डिंग तो फिर खत्म है। पी एंड एल वाली तो है ही मॉड्यूल में सिर्फ। आओ भी पहले टॉपिक सीखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन अब बाद में होंगे। प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, देखो जी, ये टॉपिक आपकी इंटर की पढ़ाई में जो नया कोर्स है वो 2 बार आता है ये टॉपिक। एक बार तो आएगा जब आप AS 13 करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी है, गरीबों वाला चैप्टर है, कि हार्डली आप 5-6 लेक्चर लगा के कह सकते हो कि आपने 5 से 10 नंबर सेव कर लिए अपने। तो इतना तो इसमें से आता ही है। तो जे तो किसी ने वो किया हो उसको तो चलो वहां से भी याद आएगा, नहीं किया हो तो फ्रेश सुन लो। कि होल्डिंग सब्सिडरी को बीच में ना लाओ, वैसे सीखो ये होता क्या है। जैसे मान लो जी, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड हो चुका है, यहाँ पे ये एंड हुआ हुआ। अब आपने इसके बाद शेयर खरीदे, जैसे आपने शेयर खरीदे यहाँ पे 17 अप्रैल 25 को, और इसके बाद ही कंपनी की तकरीबन AGM हुई पिछले साल की, और पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड आपको आ गया। मतलब ध्यान से देखें, डेट ऑफ एक्विजिशन ये है, डिविडेंड कौन से ईयर का, ये वाला। और वो मिला अब जाके जून में, 10 जून को, तो उस वजह से आपको मिल गया। और ये तो आपको ये क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी एंड हो गया था, उसके बाद आपने शेयर खरीदे, उसके बाद AGM हुई जिसमें पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर करके आपको मिल गया। बिकॉज चाहे आप पिछले साल में होल्डर नहीं थे, पर जिस वक्त डिविडेंड दिया जा रहा है उस वक्त आप शेयर होल्डर थे। अब होता ये है कि इस सारे में कैसे करना चाहिए। देखो, जब ये इन्वेस्ट करेगा तो इसे पूरा पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या डिविडेंड आएगा। तो हो सकता है उस वक्त इसने इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख के शेयर खरीदे हो, 10 लाख कर दियो। ये इसकी एंट्री है यहाँ पे 17/4/25 की। अब जब इसको 10 जून को जाके पिछले साल का डिविडेंड आ रहा है, अगर आप हल्का सा याद करें तो कैश फ्लो में भी आपने मेरे से पॉइंट सुना। अब घर जाके आप अपनी कॉपी देख लेना, प्री पोस्ट दोनों लिखवाए हुए हैं। तो बैंक टू डिविडेंड एंट्री होगी, मान लो 30,000 रुपया आया। अब इसके बाद अगर ये बंदा डिविडेंड टू P&L कर देता बाई चांस, क्योंकि डिविडेंड जैसे आमतौर पे इनकम ही होता, तो इस सिचुएशन में कहा जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉन्सेप्चुअल एरर होगी आपकी, क्योंकि ये डिविडेंड आपने कमाया नहीं है, खरीदा है। क्योंकि जिस बंदे ने आपको साल खत्म होने के बाद शेयर बेचे थे, उसने आपके फेवर में डिविडेंड फोरगो किया था, और इस प्राइस को आप CA फाइनल में डर्टी प्राइस बोलेंगे। 10 लाख रुपए को डर्टी प्राइस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर शेयर के लिए भी पैसे दिए होते हैं और डिविडेंड के लिए भी। और डिविडेंड अगले टाइम का नहीं है, डिविडेंड बेटा पिछले फाइनेंशियल ईयर का है जो बीत चुका है। ठीक है। तो यदि सही एंट्री ये होती है कि दिस शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ये डिविडेंड अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ताकि मैं ये सही बता सकूं कि यार ये शेयर तो 970 के ही थे, 9,70,000 के ही थे। ये आपका प्री एक्विजिशन का ट्रीटमेंट है कि बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट। पहले तो थोड़ा इसको लिखते हैं। लिखो जी, करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पूरा ही लिखवा देते हैं डिटेल में। करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। लिखो जी, एंट्रीज एज अंडर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, ये डिविडेंड रिसीव करने की एंट्री। बैंक टू डिविडेंड, ये डिविडेंड रिसीव करने की एंट्री है भाई। अगली एंट्री में जी, डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट। अब बेटा होता क्या है कि लोग 2 एंट्रियां पसंद नहीं करते, तो कई लोग इसकी एक एंट्री भी करा देते हैं। तो एक ही एंट्री हो जाएगी तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बट मेरे को तो यहाँ नहीं चाहिए, बस इतना बहुत है, बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट। और देखो जी, स्टोरी क्या है। बैंक टू डिविडेंड रिसीट वाउचर है। डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट जी आपने AS 13 के अकॉर्डिंग सही कर दिया कि कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट हो गया। अब हमारे टाइम से होल्डिंग को ये डोमिनेट करने वाली एडजस्टमेंट है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में प्री एक्विजिशन डिविडेंड लेगी हमेशा, क्योंकि आपको दिखाया जाएगा कि आपने इस साल पैसे लगाए हैं, पिछले साल का डिविडेंड आ गया। उसे ये एंट्रियां करनी चाहिए, वो ये एंट्री तो सही करेगी, अगली एंट्री में डिविडेंड टू P&L कर देगी। मतलब होल्डिंग ने प्री एक्विजिशन डिविडेंड को पोस्ट मान लिया, फिर आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा।
देखो अगर ये एंट्री और ये एंट्री हुई है तो सही है, पर अगर इस एंट्री के बाद अगली एंट्री में मैंने क्या कर दिया, डिविडेंड टू पी एंड एल, वो भी लिखवाता हूँ, फिर रेक्टिफाइंग एंट्री सोचते हैं। लिखो जी रॉन्ग ट्रीटमेंट, रॉन्ग ट्रीटमेंट पूरा बनाना पड़ना है सीन, ताकि बच्चा इन कॉन्फिडेंस से करे कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे। रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। पहली एंट्री जी बैंक टू डिविडेंड, पहली एंट्री में जी बैंक टू डिविडेंड, और सेकंड एंट्री में डिविडेंड टू पी एंड एल, सेकंड एंट्री में डिविडेंड टू पी एंड एल। मतलब जो चीज़ इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होनी चाहिए थी वो चक के उन्होंने पी एंड एल में क्रेडिट कर दी है, मतलब कैपिटल आइटम रेवेन्यू आइटम मान लिए। अब लिखें जी रेक्टिफाइंग एंट्री, अगर गलती हो ही गई है तो ठीक करनी भी आनी चाहिए। हाँ बताओ भी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी। मैं राइट रॉन्ग ताई लिखवाई है ताकि आप रेक्टिफाई करनी सीखो। पी एंड एल डेबिट कर दो, पी एंड एल रॉन्गली क्रेडिट हुआ है, पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट, लिख लें भाई पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट, पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट। अब अगर तो आप इसको समझ के करो तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आपने नहीं समझना, मतलब मान लो आपने राइट रॉन्ग एंट्रियां कुछ नहीं सीखी और आपको टीचर ने कहा आओ बेटा प्री एक्विजिशन डिविडेंड सीखते हैं। अब ये सुने ध्यान से, ये रेक्टिफाइंग एंट्री जो है वो इन दी बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी है, मतलब होल्डिंग कंपनी ने सारी गलती कर रखी थी, तो आपने कहा कि भाई साहब ये एंट्री कर लो। अब इसका इफेक्ट क्या है, एक तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, और एक जो उन्होंने अपने पी एंड एल में पैसा क्रेडिट कर रखा है वो भी रिड्यूस हो रहा है। मुझे तो समझ गए तो शायद दिख रहा है कि हाँ भाई इस एंट्री का ये मतलब है। मुझे ना समझो फिर टीचर किस तरह समझाते हैं, वो कहते हैं बेटा जो पहला नोट है आपका, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है ना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उसमें से प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस होगा, ये इसके दम पे टू इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो भाई। और बेटर क्लैरिटी चाहिए कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ये दोनों चीज़ें हर एक क्वेश्चन में ही होती हैं। मान लो अब इस क्वेश्चन में जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड की गलती हुई होती है 8,000 रुपये की, तो एंट्री के दम पे तो मैंने ये कहना था कि 8,000 यहाँ से माइनस हो गए, और पी एंड एल भी इनका गलत क्रेडिट हुआ हुआ, 8,000 यहाँ से भी माइनस हो गई। एंट्री करके बात करेंगे हर क्वेश्चन में। क्या एंट्री हुई, पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट, तो पी एंड एल गया जी 8,000, क्रेडिट से डेबिट हुआ 8,000, इन्वेस्टमेंट डेबिट से क्रेडिट हुई, तो इन्वेस्टमेंट 170 वाली कितने की होगी 162। ये समझ आ रहा। अब अगर आप एंट्रियाँ ही नहीं सीखते, सीधा नोट्स में सीखना शुरू कर देते हो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाले नोट्स में माइनस होगा, फिर हो गएगा एक लास्ट नोट बनता है बेटा जहाँ हम पी एंड एल एज पर बैलेंस शीट लिखते हैं, वहाँ भी माइनस होगा। पर बेटा इनके बच्चे भी ऐसे चतुर टाइप बैठे होते हैं ना, वो रट लेते हैं कि करो भाई एडजस्टमेंट नंबर 10 आ गई, अब उसकी प्रोग्रामिंग करो, यहाँ पे एंट्री यहाँ माइनस यहाँ माइनस। तो बस इतना है यार, मेरे को तो सच्ची बताऊँ इसको कभी ऐसे मेरे से पढ़ाया ही नहीं गया कि ये कुछ है। बच्चे कहते हैं नॉर्मल है, ठीक है भी, उन्होंने गलती की, अपने गलती ठीक कर दी है, ठीक है। तो अगर इसको प्रैक्टिस करनी है तो भाई क्वेश्चंस चाहिए होते हैं उसके लिए। तो आप पहले कोई बीकॉम वाले क्वेश्चन का सहारा लेते हैं, ये वाला होगा जी। 14 नंबर सवाल है भाई, क्वेश्चन कहने को बीकॉम वाला मैंने बोल दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है सीए में अगर इस तरह क्वेश्चन देखो तो आज की डेट में 14 नंबर का कम से कम सारे वो पॉइंट्स हैं जो चाहिए होते हैं इन्हें। बहुत अच्छा सम है जी, आज हो कल हो पूरा, पर जितना हो आराम से हो। फॉलोइंग आर दी लेजर बैलेंसेज ऑफ एच लिमिटेड सब्सिडरी एस लिमिटेड, ठीक है। ऊपर डेट एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं, 31 मार्च 2012 की बैलेंस शीट है। एच एक्वायर्ड 8,000 इक्विटी शेयर 1 जुलाई, वो पंगा भी है। 3 मंथ्स 9 मंथ्स वाला पंगा भी है। स्टॉक ऑफ एच इंक्लूड 6,000 स्टॉक परचेज फ्रॉम एस, स्टॉक रिजर्व भी है। ये क्रेडिटर ऑफ एच इंक्लूड, ये मैं ढूंढ रहा था उस क्वेश्चन में, डेटर क्रेडिटर में इंट्रोइंग भी है। अब सर ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है और इनसे एरर हो गई है, ऐसे क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, वो पढ़ के आप पता करना पड़ता कि एरर भी साबित करनी पड़ती है और प्री एक्विजिशन भी, वो मैं कराता हूँ। ये देख, यहाँ इसने शेयर खरीदे, तो अगर इससे पिछले प्रॉफिट में से डिविडेंड आया ना तो प्री एक्विजिशन होगा, और वो इसने अपने पी एंड एल में डाल लिया तो गलती होएगी। अब देख, इसकी बात हो रही है सरप्लस ऑफ एच, ये इसकी बात हो रही है बेटा, इंक्लूड्स डिविडेंड 10% फॉर द ईयर 10-11,
बेटा आपने तो एक्विजिशन 11-12 में किया, और डिविडेंड कौन से ईयर का? 10-11। और आपने अपने P&L में डाल लिया है। देख रहे हो, सरप्लस ऑफ एच इंक्लूड्स, इसका मतलब प्री एक्विजिशन डिविडेंड का रॉन्ग ट्रीटमेंट यहाँ हुआ हुआ। रिसीव्ड फ्रॉम एस लिमिटेड विच डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर दिस, वो आपको कन्विंस कर रहा है कि भाई हमारे P&L में 10-11 का डिविडेंड चला गया, एस लिमिटेड से ही आया था। वो 10-11 का डिविडेंड उसने दिया 1 जुलाई 2011 के बाद ही था, क्योंकि 10-11 एंड होता है 31 मार्च को। अच्छी कंपनियां तो अपनी एजीएम ऊजीएम मई तक की निपटा देती हैं, घटिया कंपनियां तो सितंबर तक भी नहीं करा के बैठी होती। तो कहने का मतलब 10-11 का डिविडेंड है, आपको 1 जुलाई 2011 के बाद मिला, पर भाई वो था तो 10-11 का, था तो प्री एक्विजिशन, और आपने डाल किस में दिया? सरप्लस। हाँ, अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज है देन इट इज इजी, नहीं तो अदरवाइज बच्चा कहे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, तो बेटा ऐसे तो कोई मंत्र नहीं है हमारे पास, हम तो यहीं से समझाएंगे कि ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, डिविडेंड इससे पुराने समय का है। एक अच्छा ये तो पता चल गया कि प्री एक्विजिशन है। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसने गलत किया है? सर वो यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने P&L में डाला है। इधर बजाय ये लिखते कि हमने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से एडजस्ट किया, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से एडजस्ट नहीं किया, उधर एक और सबूत देता हूँ। आपने शेयर इतने ही खरीदे, हाँ जी, इसके बाद डिविडेंड आया लिखा हुआ है। अगर आप सही एंट्रियां डालते तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 लाख पे थोड़ा ना होता एंड में, उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती। भाई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि यार ऐसे भी देखो कि उसने ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया वो तो यहां से भी साबित होता है, क्योंकि जब वो कह रहा है सरप्लस में डाल दिया, पर इससे भी तो प्रूव होता है कि भाई उसने ठीक नहीं किया, नहीं तो कॉस्ट ऑफ द शेयर रिड्यूस हो जाती। अब कहता है जी बैलेंस इन सरप्लस 1 अप्रैल को। अब ध्यान से एस की बातें शुरू हो गई, इसकी बातें शुरू हो गई। यहाँ 26,000 था, इसी में से 10% डिविडेंड दिया गया था। देख रहे हैं कि नहीं? 11-12 में जो भी कमाई हुई है, कहते हैं जी वो यूनिफॉर्म बेसिस पे हुई है। सर मेरा ना इसको कराने का तरीका अलग है। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि यार आप ना ये सोचो कि जो एच लिमिटेड की अपनी खुद की बैलेंस शीट है ना, ये एच लिमिटेड, ये बैलेंस शीट, ये सब गलत है। ये बैलेंस शीट गलत है, कंसोलिडेशन के काबिल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर रखी है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड को पोस्ट माना हुआ। भाई समझ रहे हो? मतलब देर इज अ नीड फॉर अमेंडिंग या रेक्टिफाइंग द एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट, फिर कंसोलिडेट हो। तो भाई ये हम आपको पहले इसी एंगल से सिखाएंगे। और बेटा इसकी सारी कहानी आपको करके दें, होल्डिंग होल्डिंग के नोट्स बनते रहेंगे। आप अपना ऐसा करें, एक पेज छोड़ दें वो उसके लिए, बैलेंस शीट और वो नोट्स के लिए 1 या 2 पेज जितना लगता। तो जहाँ आप ये नोट्स बनाते हैं, वहाँ पहली चीज़ आज आप ये बनाएं, टोटल डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड। एस लिमिटेड ने कितना डिविडेंड दिया होगा? तो देखो इसके बारे में आप नीचे पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। 10% डिविडेंड दिया है, 1 लाख की कैपिटल है, 1 लाख इंटू 10%, 10,000। एच लिमिटेड शेयर ऑफ डिविडेंड, हाँ जी, एच ने कितने शेयर खरीदे हुए हैं इसमें? 8,000 आउट ऑफ 10, 80% शेयर हो गए, 8,000। अब मेरा पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हूँ। भाई ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड लिख दें, यहाँ प्री एक्विजिशन लिख दें इसके साथ। अब इतना ज़्यादा पेपर में नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए होता, आप अपने लिए कर सकते हैं। जो राइट एंट्रीज थी वो ये थी, एच को ये एंट्री करनी चाहिए थी, बैंक टू डिविडेंड 8,000, फिर डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट। बाकी ताकि आपका फ्लो बहुत अच्छा हो, आपको यार मास्टरी हो इस चीज़ की, ये क्यों होता है। ये सही एंट्रियां करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट। अब उनसे गलती से क्या एंट्रियां हुई, देखो जो ये वाली एंट्री है ना, ये वाली, ये बैंक टू डिविडेंड तो ठीक ही है, मतलब अगर उन्होंने भी एंट्री डाली है तो सही है। पर आगे
वो कहाँ ले गए इसको, ये याद है आपको? सरप्लस में ले गए। मतलब उनसे अगली एंट्री बेचारे रेवेन्यू रिसीट ही ट्रीट कर गए इसे। सॉरी, यहाँ लिखना है डिविडेंड, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू सरप्लस या पी एंडल, जो आपको ज़्यादा इस क्वेश्चन के डाटा के साथ वर्ड लग रहा है वो ये भाई। भूलने को मैं सीधा कह सकता था कि रेक्टिफाइंग एंट्री तुम्हें नोट कराई है वो कर लो, ये इनकी रॉन्ग एंट्री होगी है भाई। ये सब तो सही है। अब देखो ये दो चीज़ें समझो, ये डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, ये डिविडेंड टू सरप्लस कर गए। यहाँ से रेक्टिफाइंग एंट्री निकाल लो बेटा। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या एंट्री होगी? सरप्लस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा भाई? इन्वेस्टमेंट। ये है बेटा। ये अगर आप समझ लो ना तसल्ली से, तो ये कोई होल्डिंग का पार्ट नहीं चल रहा, ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो रहा है बेटा। मैं तो हमेशा बच्चों को ऐसे शुरू कराता हूँ कि बेटा ये देखो, अब ये बैलेंस शीट ठीक हो गई है, ये 8,000 यहाँ भी माइनस है, ये यहाँ से भी माइनस है, और यहाँ से भी माइनस है। मतलब एच की अपनी बैलेंस शीट ही गलत बनी हुई थी भाई। जब तुम पहले अपनी बैलेंस शीट तो ठीक कर लो, फिर कंसोलिडेट करना। ओनली एंट्री जो हमने पास की है, बाकी सब वो मेकिंग थी, एंट्री सिर्फ ये पास की है हमने इन द बुक्स ऑफ एच। उसे समझाया कि बेटा तूने पी एंड एल में गलत इनकम डाल ली है, वो इनकम नहीं थी, वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से रिड्यूस होनी थी। बोलो ये समझ गयो? अगर इतना समझ गए हो ना, कॉन्सेप्ट पता चल गया, फिर ये आसान लगेगा क्वेश्चन, फिर कुछ नहीं है भाई। नहीं तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड पे यूट्यूब पे भी आप काफ़ी सर्च कर सकते हैं कि इसी को ही मेन एडजस्टमेंट माना जाता है कि इसके बारे में क्लैरिटी हो। अब जी आप पहला नोट स्टार्ट कर लो, टाइम हमारे पास काफ़ी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ यार, वो आप घर पे लिख लेना, मैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे आ रहा हूँ। देखते हैं भाई क्या बनता। पहले जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। अब पूरी चीज़ जैसे पेपर वाली लुक है वो लाएंगे। यहाँ बेटा जी 2 लाख ही लिखवाएंगे पहले आपसे, फिर लेस करवाएंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितने अमाउंट का था जी? 8,000। ये 192 हो गया। हाँ जी, इतना ओके। अब इसमें लेस शेयर ऑफ नेट एसेट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहले पार वैल्यू। हाँ जी, तो 1 लाख शेयर्स की कंपनी है, तो वहाँ से जी 80,000 की पार वैल्यू आ गई है। बाकी तो भाई फिर अभी रहने ही देते हैं, आगे पहले नोट्स बना लें तो देखते हैं कि क्या आएगा। हाँ जी, इतना ओके भी। चलो आओ बेटा, अभी वो पी एंड एल, सरप्लस, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, वो सब बनाना पड़ना है भाई बहुत ज़्यादा। हाँ, इसमें अपन एक और चीज़ देखी कि जब ये वाला पॉइंट होता है ना, फिर वो टीचर वहाँ से माइनस यहाँ से माइनस करके वो अपना इधर उधर करके आंसर निकाल देते हैं, बच्चे फिर घूम रहे होते हैं यार ये यहाँ से माइनस है। तो मैं ऐसे क्वेश्चनों में ये देखा कि अगर बच्चे से सरप्लस अकाउंट बनवा दो एस लिमिटेड का, फोड़ देगा क्वेश्चन, कभी गलत नहीं होगा कभी भी। तो आपने ना अगला नोट नंबर जो भी है दूसरा तीसरा, उसमें ऐसे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट वर्ड यूज़ करना है। अभी रेवेन्यू कैपिटल नहीं हमें पता, कि हमने यहाँ बनाना है सरप्लस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड। तो इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमने और कोशिश की हैं, और उनमें थोड़ा सा ना फिर बच्चे के लिए औखा हो जाता, हमें तो पता होता है कि कैसे सोचना, बच्चा कुछ और कर देता। ये साल पूरे साल के लिए बनेगा, यहाँ इधर एंड होगा, यहाँ से शुरू होगा। बैलेंस इन एस लिमिटेड सरप्लस अकाउंट 1411, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करने लगा हूँ बेटा। डेट ऑफ एक्विजिशन मुझे याद है कि हमने 1 जुलाई को ख़रीदा था, यहाँ ये 26,000 रुपये है, यहाँ ये 31 मार्च 2012 को टू बैलेंस कैरी डाउन करने लगे हैं, यहाँ ये 42,000 रुपये है। ठीक है भाई। अब बेटा कुछ जल्दी नहीं है, आप थोड़ा इधर बोर्ड पे ध्यान दें। अगर आप बाई चांस यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिख देते हैं कि भाई, जैसे मैं गलत वाला मेरे को करने दो ना, नेट प्रॉफिट 12 महीने का ऐसे ऐसे 16,000 रुपये, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि इसमें से अप्रोप्रिएशन हुई है।
ये पैसा यूज़ हुआ है, इस साइड एंट्री है, वो एंट्री आप इग्नोर कर रहे हैं। वो एंट्री कहाँ लिखी है सर? ये लिखी है। थोड़ा जो इसको ऊपर खिसका देते हैं, डिविडेंड एट द रेट 10%। वो जो डिविडेंड मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, हमारे पास पड़ा, थोड़ा बैक कर भाई, और ये लो, टोटल डिविडेंड पेड बाय एस, देख रहे हो? एस ने टोटल डिविडेंड कितना दिया था? 10,000, जिसमें होल्डिंग का 8,000 था। पर वो 10,000 जब डिविडेंड कोई देता है तो एंट्री होती है ना, पी एंड एल टू डिविडेंड, सरप्लस टू डिविडेंड। तो वो बता रहे हैं आपको कि डिविडेंड एट द रेट 10% फॉर द ईयर 10-11 वॉज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ दिस बैलेंस। आउट ऑफ दिस मतलब ये 26,000 रुपये, चाहे वो डिविडेंड दिया 1/7 के बाद था, पर दिया इसी कमाई में से था। और जो ये बात ना भी लिखता, तब भी हमने अजम्पशन ये लेनी थी कि पिछले साल का डिविडेंड पिछले साल के प्रॉफिट में से ही दिया होगा। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ एक एंट्री मिल रही है, मैं यहाँ लिखूंगा टू डिविडेंड, और यहाँ ये भी लिख दूंगा 10-11। इसमें अब जो रट्टे वाले बच्चे होते हैं वो एक गलती करते हैं, उनसे यहाँ 8,000 लिखा जाता है। सर 8,000 तो होल्डिंग का हिस्सा था, डिविडेंड तो पूरे 1 लाख की कैपिटल पे दिया होगा 10% के हिसाब से। कितना डिविडेंड आया अभी? 10,000। समझ पाओगे? थोड़ा टाइम लगेगा। इससे जी आपका नेट प्रॉफिट 12 महीने का अब निकल आएगा। हाँ जी, 26,000 रुपये। देखो जी, चेक करो, यहाँ तक अगर समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। अब भाई इसमें जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो थोड़ी ऐसी है कि भाई वो जुलाई में है, तो 3 महीने आपके इस साल के प्रायर हैं, 9 महीने पोस्ट है। बाकी जी और भी देख लो, आगे बढ़ने से पहले इसमें जनरल रिजर्व भी है ऊपर, अगर आप देखें जनरल रिजर्व भी पड़ा हुआ, देख रहे हैं? 34,000 रुपये का, ये तो पर शुरू से ही है। अब मैं आपको बिना कोई नोट बनाई यहाँ से ही दिखा देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। ये डेट देखो जी, एक्विजिशन से पहले कैपिटल प्रॉफिट में ये आएगा, पर इतना माइनस भी हो जाएगा कि 10,000 तो इसमें से बांट दिए। फिर ये 26,000 रुपये जो 12 महीने की कमाई आई है, इसमें 3 महीने कैपिटल, 9 महीने रेवेन्यू बाय ना। अगर इतना आप समझ गए, खत्म हो गया बेटा होल्डिंग। अब इस पे कम से कम मतलब 7-8 क्वेश्चन है जिसमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड बार बार आएगा। पर पॉइंट यही है, क्योंकि इसको अगर आप नोट्स में याद कराओगे ना कि यहाँ से इतना माइनस, यहाँ से पूरा माइनस, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट भाई। क्योंकि देखो नोट्स में पहले यहाँ याद कराओ होल्डिंग वाला, ऐसे एंट्रियां करके देखिए बच्चा, सारा समझ आता। अब आओ जी, एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट करें। एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। सबसे पहले जी जनरल रिजर्व लिखो, जनरल रिजर्व 1411, 34,000 रुपये का। फिर सरप्लस को यहाँ जैसे मैं कर रहा हूँ वो देखें मेरे साथ, 1411 मैंने यहाँ लिखा, यहाँ 26,000 भी लिखा, पर फिर इसमें से डिविडेंड उड़ा दिया कि भाई डिविडेंड तो पे हो गया, 16,000 ये बचे। ओके भाई, यहाँ से भी 16,000 दिखाए जा सकते हैं। फिर करंट ईयर के 26,000 रुपये कमाए हुए हैं, 3 महीने के पैसे यहाँ लिखने हैं। यहाँ लिखेंगे जी करंट ईयर प्रॉफिट अप टू डी ओ ए, 26,000 12 महीने के, तो 3 महीने के यहाँ ले आओ 6500, तो फिर एक टोटल लगाओ बेटा 56,500 रुपये। चेक कर लेना जी कैपिटल प्रॉफिट, यस। अब कैपिटल प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो यहाँ लिख देना। भाई कितना स्टेक था? 80%। 45,200 आया जी, 80,000 ये पड़ा, एक 25,200 हो गया, एक 92 से कंपेयर कर लें, 66,800 जी आ रही है गुडविल। मैं क्या आंसर दिए हो तो चेक करना जरूरी है। पर मैं तो ये कहूँगा कि जितना अभी तक हो गया है ना, चाहे उस पर 5 मिनट लगा के रिवाइज कर लो यार कि चीज़ें घूमी कैसे हैं। कोई आसान तो किसी एंगल से नहीं है, सिस्टम से चलोगे तो आसान है।
सबसे ज़्यादा जरूरी है ये वाला अकाउंट बनाना, तो जो बिना इस अकाउंट के चलेगा ना वो 8,000 से ही चलता जाएगा। तो दिमाग में 8,000 ही चल रहा होता है कि 8,000 डिविडेंड था। 8,000 तो 80% वाले का था, टोटल कंपनी ने तो 10,000 ही बांटा है। ऐसी कंपनी थोड़ी ना कि होल्डिंग कोई डिविडेंड दे रही है बाकियों को दे नहीं रही। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखना। बोलो भी डन है। अब बेटा रेवेन्यू प्रॉफिट एनालिसिस में आ जाओ। लिखो जी एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। हाँ जी, करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर डीओए 26,000 का प्रॉफिट 12 महीने में, 9 महीने इधर है, 19,500 हो जाएगा बेटा। रेवेन्यू प्रॉफिट में जो स्टैंडर्ड चीज़ें चेक करनी होती हैं वो ये होती है कि अगर रीवैल्यूएशन हुई है तो उधर डेप डुप चेंज होएगी। रीवैल्यूएशन यहाँ है नहीं है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट तो जस्ट 19,500 रुपये ही है भाई। और इसमें पॉइंट बनाने मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट के आप दो हिस्से कर लो बेटा। फिर मैं आगे आपको स्टॉक रिजर्व याद कराता हूँ, क्योंकि एमआई से पहले स्टॉक रिजर्व बनेगा बेटा। अभी 19,500 आ गया। चलो बेटा, अब स्टॉक रिजर्व वाला पॉइंट देखते हैं। देखो जी, पॉइंट है जी आपका सेकंड, वहाँ लिखा हुआ स्टॉक ऑफ एच इंक्लूड्स 6,000 रिलेटिंग टू द स्टॉक परचेज फ्रॉम एस। एस ने बेचा है एच को, अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, विच फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग 25% एक्स्ट्रा ऑन कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनिंग द सेलिंग प्राइस। दोबारा देखें, स्टॉक ऑफ एच इंक्लूड 6,000 रिलेटिंग टू द स्टॉक परचेज फ्रॉम एस। इससे बात क्लियर होनी चाहिए कि सेलर सब्सिडरी थी, बायर होल्डिंग था, 25% प्रॉफिट वो कॉस्ट पे लेते हैं। अगर सब्सिडरी सेलर है ना तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर सब्सिडरी ने प्रॉफिट बुक किया हो तो दो हिस्से होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले स्टॉक रिजर्व का एक नोट बनाते हैं, स्टॉक रिजर्व के अमाउंट तक पहुंचते हैं। यहाँ आपने लिखा जी स्टॉक रिजर्व, वहाँ लिखा जी अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक है जी 6,000। फिर आपने लिखा जी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, तो 25/125 इंटू 100 कर दूँ, क्योंकि 25% ऑन कॉस्ट बताया हुआ, 20% आ जाएगा। स्टॉक रिजर्व टोटल कितना चाहिए ये आ जाएगा। हाँ जी, 1,200 का स्टॉक रिजर्व चाहिए। अब थोड़ी जिस तरह लास्ट टाइम इस पर बात हुई थी कि मुझे पता है तो नॉलेज शो करो कि भाई ये अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। देखो इन दिस केस सब्सिडरी कंपनी सोल्ड द गुड्स टू होल्डिंग कंपनी, so it's a upstream transaction, so it is a upstream transaction। Accordingly stock reserve will be adjusted, accordingly stock reserve will be adjusted from holding P&L and MI, from holding P&L and minority interest proportionately, proportionately stock reserve will be adjusted from holding P&L and minority interest proportionately। ठीक है भाई, MI बनाओ। स्टॉक रिजर्व के बाद अगला हमारा MI होता है हमेशा। हाँ जी, 20% ऑफ शेयर कैपिटल लिख दो, 20% कैपिटल प्रॉफिट लिख दो, 20% रेवेन्यू लिख दो। पहले इतना लिख दो फिर बात करते हैं। 1 लाख का 20% 20,000 आपका जी शेयर कैपिटल। फिर जी आपने 56,500 का भी करना है ये 20%, 11,300। फिर 19,500 का भी करना है 20%, 3,900। माइनॉरिटी में जी पार वैल्यू, पार वैल्यू, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट जब आ जाए तो एक टोटल लगाएं, फिर माइनस करें उसमें से स्टॉक रिजर्व का हिस्सा।
टोटल लगाओ भी, क्या बना एमआई का स्टॉक रिजर्व से पहले? हाँ जी, 34,000, 35। राघव जी ये अलग क्यों आ रहा है आपको? अच्छा, माइनस करके बता रहे हैं। तो पहले 35,200 ही लिखना है। स्टॉक रिजर्व अपना था 1200, 1200 में से 20% इन्हें बनाना पड़ेगा, 240। 20% क्लियर है ना सबको? 35,200 माइनस ये 240, 34,960। ये कह रहा था भाई, कुछ और था? सारा इधर से माइनस हो गया? नहीं नहीं, देखो, और एमआई के पास रेवेन्यू प्रॉफिट का 20% ही आया ना, तो स्टॉक रिजर्व का भी 20% ही आएगा। ऐसे ही है, कुछ और है भाई? कंफ्यूज लग रहे हैं बंदे, बराबर है। चलो, अब जो एक डाउट होता है ना, वो जरूरी है इस वक्त। वैसे बड़ा अजीब सा डाउट है, अभी अगर आपको नहीं आ रहा तो 2-3 क्वेश्चन इसके और हो जाए, फिर पक्का आ जाएगा। फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कि चलो रट्टा मार लो यार, उसकी तो बात ही नहीं होती। ले आओ, आ गया जी डाउट पे। अब बच्चे ये पूछते हैं कि जैसे ये वाला डिविडेंड है जो जुलाई के बाद बांटा था इन्होंने, था पुरानी कमाई में से, होल्डिंग को उसका 8,000 मिला, होल्डिंग ने गलत ट्रीटमेंट कर दिया, हमने रेक्टिफाइंग एंट्री कर दी, है ध्यान? तो इसका 20% एम आई को भी गया होगा। मैं बिल्कुल सही बात है, 20% उनको भी गया होगा। कहते उसका तो फिर पूरे क्वेश्चन में हम कुछ कर ही नहीं रहे। सोचो भाई, क्योंकि इस तरह के ख्याल कई बार पेपर करते वक्त आते हैं और फिर बंदा अपने आप को बहुत कैंट समझता है, तो बिल्कुल गलत करके आता होता है। नहीं बेटा देखो, हर ऐसी चीज़ डिस्कस होनी जरूरी है जो किताबों में ना हो, क्योंकि वही तो माइंड में होना है, जो सामने दिख रहा है वो थोड़ा ना कोई पूछता है। बोलो भाई। नहीं सर, बच्चे ये पूछते हैं कि जैसे आपने 8,000 रुपये में ये बताया कि उनसे गलती होगी तो आपने वो ठीक कराई गलती, ऐसे ये तो उन्हें क्लियर होता है कि यहाँ तो ठीक हुआ हुआ, पूरी कंपनी का लेस यहाँ से बनता तो हुआ हुआ। पर कहते वो 2,000 रुपया फिर कहाँ गया, मतलब एमआई वाला, उदा अपन क्यों नहीं कुछ कर रहे? मैं वो पैसा गया होगा एमआई की बुक्स में। जैसे होल्डिंग की बुक्स आपके पास हैं, आपको पता है कि होल्डिंग ने गलत किया हो, आपने ठीक कर दिया। अब एमआई में किसी के पास 2% शेयर होंगे, किसी का 5%। अब पता नहीं उन्होंने वो उसे क्या ट्रीट किया होगा, उनकी बुक्स तो मेरे पास है नहीं। सोच के देखो भाई, मैं तो गोलमोल जवाब नहीं देना चाहता, मैं जवाब वो देना चाहता हूँ जो बनता है। ये है सब्सिडरी जिसने डिविडेंड बांटा, पूरी अप्रोबेशन एंट्री यहाँ हुई। इसका एक शेयर होल्डर, 80% शेयर का मालिक, वो आप जानते हो कौन है, होल्डिंग। उसने गलती की थी, आपने ठीक करवा दी। बाकी 20% किसने खरीदे हैं, XYZ ने, मेरे को क्या पता। और उसने अपनी बैलेंस शीट मेरे सामने थोड़ी ना रखी है कि मैं वो भी ठीक कराता फिरूं। वो पूछते हैं इसमें नहीं कर सकते कुछ, मैं क्या इसमें कैसे कर सकते हैं, ये तो डिविडेंड बांटा हुआ है। ये नेट एसेट किस दिन के होते हैं, आओ भाई, ये नेट एसेट होते हैं इस दिन के, जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है। अब इससे तो 9 महीने पहले वो डिविडेंड बट गया था। ठीक है, तो ये डाउट आ जाता है, तो जवाब मैंने आपको दे दिया है कि वो डिविडेंड उनकी रिस्पेक्टिव बुक्स में गया होगा, और उन्होंने पता नहीं ठीक किया होगा या गलत किया होगा, वो हमें नहीं पता। हाँ जी, एक नोट और बना लेते हैं, ताकि ना आज की डेट में एक बार यदि फाइनलिटी टाइप आ जाए, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एच लिमिटेड, ये बना लो, क्योंकि आज आपके पास डाटा जल्दी बनेगा। हाँ जी, तो सबसे पहले जी इसमें सरप्लस को आगे रख लो, इधर जीआर रख दो, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। देखो जी, सरप्लस में है जी 170, जीआर में है जी 280, लिखा है ऐसा। अब बेटा जी, सबसे मेन चीज़, रट्टे नहीं लगाने, रेक्टिफाइंग एंट्री देखनी है जाके। इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी आपने एक रेक्टिफाइंग एंट्री डाली थी, सरप्लस टू इन्वेस्टमेंट, जिसका इफेक्ट दो चीज़ों पे था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे, दूसरा किस पे भाई, सरप्लस, जिसको मैं यहाँ भी दिखाता रहा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये तो ठीक कर दिया था, ये रहता। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे सर, लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड टू पी एंड एल, पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये आपकी गलती थी। लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड टू सरप्लस, तो सरप्लस में से इसे रिमूव कर रहे हैं। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देख भाई, ये 170 वैसे ही गलत था, अगर तू बैलेंस शीट नहीं भी बना रहा कंसोलिडेटेड तो भी गलत है, तो ये रेक्टिफाई हो गया। अब होल्डिंग का प्रोसीजर, ऐड शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, तो ये आप थोड़ा कंफर्म कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि रेवेन्यू प्रॉफिट का क्या हिस्सा, 15,600 आ जाइए शायद, एक 15,600
माइनस होना है जी स्टॉक रिजर्व ने, 1200 का स्टॉक रिजर्व है, उसका 80% यहाँ माइनस होगा, 960। ठीक है जी, इतने में आपके ये जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। चेक करो भाई पूरा। थोड़ा ना चाहे इस क्वेश्चन को सारा एक बार दोबारा रफ में बना के देख लेना, क्योंकि कल और आगे अब यही चलना है जब तक पी एंड एल नहीं आता। ठीक है जी, बाकी फिर कल देखते हैं।